नमस्कार मित्रों, मैं आज यूट्यूब चैनल पर सामान्य हिंदी के संदर्भ में जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उनके संदर्भ में मैं आज एक वीडियो बनाने चल रहा हूं, जो आप लोगों को बहुत ही लाभदेय पूर्ण साबित होगी। विभिन्न एग्ज़ामों में उन एग्ज़ामों में जिनमें हिंदी, सामान्य हिंदी पूछी जाती है, विशेष रूप से यूपी ट्रिपल एससी यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली जो भी एग्ज़ाम होंगे, जिनमें हिंदी, सामान्य हिंदी का सिलेबस रखा गया है, उनके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। साथ ही साथ इस समय वर्तमान में जो जीडी की भर्ती दौड़ चल रही है, उसके एग्ज़ाम में पूछी जाने वाले हिंदी के लिए भी यह लाभदेय पूर्ण साबित होगा। सामान्य हिंदी की अगर हम बात करें तो इनमें व्याकरणिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, और इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको ध्यान में रखना अति आवश्यक होता है, और जिससे सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं। और मेरा अपना अनुभव कहता है कि इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन अनिवार्य रूप से पूछे जाते हैं। यह टॉपिक है ध्वनि या वर्ण व्यवस्था। ध्वनि या वर्ण व्यवस्था किसे कहते हैं, इस संदर्भ में मैं आपको बताने चल रहा हूँ कि ध्वनि शब्दों की वह आधारशिला होती है जिसके बिना शब्द की कल्पना नहीं की जा सकती। अ, आ, ई आदि जब मनुष्य अपने वाग इंद्री द्वारा व्यक्त कर, वाग इंद्री का मतलब कि वाग मतलब जो कंठ होता है, इसके माध्यम से जो वॉइस निकाली जाती है, वही वॉइस ध्वनि होती है। और वॉइस कब निकलेगी, जब कोई प्रतीक चिन्ह होगा भाषा का, जब उसको आप बोलेंगे, उससे जो आवाज़ निकलती है उसको ध्वनि कहते हैं। अगर इन्हीं प्रतीक चिन्ह को, जिन्हें हम वर्ण व्यवस्था कह रहे हैं, लिखने का कार्य करेंगे, जिसको हम पढ़ सकें, तो इनके लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। और वर्ण का स्वरूप, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड ना हो, जिसको आप अब और नहीं तोड़ सकते। वर्ण को अब और नहीं तोड़ सकते, उन्हें ही हम वर्ण कहते हैं। अ, ई, व, च, क इत्यादि आदि। अब देखिए, आगे देखते हैं पानी। पानी शब्द की 2 ध्वनियाँ हैं, जैसे पा और नी। पा और नी। यहाँ पर देख लीजिए, पानी मैंने ये लिखा है, पानी। अगर इसको आप तोड़ेंगे, इसको खंडित करेंगे, तो एक होगा पा और दूसरा होगा नी। ये हो गया वर्ण, इसमें स्वर भी जुड़ा है। अब इनको भी अभी तोड़ा जा सकता है, जैसे प नीचे हलंत है, प्लस इसमें से स्वर आप अलग कर दिए आ, तो पा, प और आ एक ही खंड हो गया। फिर न में भी हलंत होगा, न और प्लस ई, छोटी नहीं बड़ी इसको कहते हैं, तो ये इसके खंड। अब इसको और नहीं खंडित कर सकते, तो इस तरह से यह पानी को हम 4 खंडों में तोड़ दिए, और इसे अब हम नहीं तोड़ सकते। इन्हीं को हम वर्ण कहते हैं, इन्हीं को हम वर्ण कहते हैं। इसके बाद इन 4 ध्वनि टुकड़े नहीं कर सकते आप, और इसलिए यही मूल ध्वनि वर्ण या इसी को मूल ध्वनि या वर्ण या अक्षर कहते हैं। संक्षेप में वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है जो कान का विषय है और जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण हमारी उच्चरित भाषा या वाणी की सबसे छोटी इकाई है। इन्हीं इकाइयों को मिलाकर के शब्द बनते हैं, शब्दों से वाक्य बनते हैं,
भाषा की यह सबसे छोटी इकाई होती है। आगे देखते हैं। ये संख्यात्मक क्वेश्चन है, तथ्यात्मक है। इस तथ्य को ध्यान में रखने चाहिए आप लोगों को, क्योंकि ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि हिंदी में मूलतः कितने वर्ण हैं। तो हिंदी में मूलतः 52 वर्ण हैं, 52 वर्ण हैं। वर्ण को जो है स्वर और व्यंजन दोनों को मिला करके हम वर्ण कहते हैं। वर्ण इक्वल टू, अगर आप गणित के भाषा में इसको देखेंगे तो वर्ण इक्वल टू स्वर प्लस व्यंजन, ये चीज़ें हो गई। अब हम आते हैं, अब इसको एक शार्ट में पूरी तरह से मैं लिख दिया हूँ यहाँ, और फिर अलग करके मैं स्वर और व्यंजन को आगे अलग अलग करके डिफाइन करूँगा, बताऊँगा। स्वर में ये आते हैं, ऊपर जो मैंने लिखा है स्वर में ये आते हैं। अ हो गया, आ हो गई, ई हो गया, ई हो गई, ऊ, ऊ, री, ए पूरा हो गया। अब व्यंजन, व्यंजन व्यंजन जो है को 5 वर्गों में बांटा जाता है। उसके अलावा भी एक 2-3 वर्गों में इसको विभाजित किया जाता है। तो इसको क वर्ग में ये चीज़ें 5, फिर च वर्ग में 5, ट वर्ग में 5, त वर्ग में 5 और प वर्ग में 5। अब देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें क्या है कि क से शुरू करिए आप लगातार, और 5 अक्षर तक, 5 तक क्रमशः लिख लीजिए। तो ये 5 चीज़ें क वर्ग में आ गई। फिर 5 यहाँ से ख़त्म होता है, उसके बाद अगला वह एक अलग वर्ग हो जाएगा। तो 5 हो गया, क, ख, ग, घ, अंग, 5 हो गया। अब इसके बाद च आता है, तो च फिर च वर्ग में आ जाएगा। अब इस च वर्ग में फिर 5, छ, छ, ज, झ, इया, फिर ये 5 हो गया। अब ये 5 ज यहाँ तक ख़त्म, यहाँ के बाद फिर ट फिर वर्ग हो गया। ट में 5 अक्षर, ड़ तक ख़त्म, फिर त वर्ग, फिर पर वर्ग। अब जो है इसके बाद जो और स्वर बचा है, तो इसको य, र, ल, व को हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। फिर ऊष्म व्यंजन, ऊष्म जो वायु जैसा ऊष्म निकलती है, हवा निकलती है, माने जिनके उच्चारण पर उनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे श, श, स, ह। संयुक्त व्यंजन, यह जो है संयुक्त व्यंजन इनको कहते हैं। द्विगुण व्यंजन, जिससे नए शब्द जोड़े गए हैं दोनों, इसमें ड में ये बिंदु लगा करके, इसमें तो ये नए शब्द जोड़े गए हैं हिंदी अनुसार। इसको हम आगे देखेंगे। अब हम आते हैं आगे हिंदी के वर्ण स्वर व्यंजन। तो हम स्वर पे बात करते हैं। स्वर की परिभाषा, स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा के होता है। अब सवाल यहाँ उठता है कि बिना विघ्न या बाधा का क्या अर्थ हुआ है, इससे क्या मतलब है, किस तरह की बाधा। तो जब हम स्वरों को जब हम उच्चारित करते हैं अपने वाणी से, तो उच्चारण करते समय जो वायु निकलती है मुख से, उस वायु में कोई बाधा न पहुँचे, उसका यहाँ यह अर्थ हुआ। किसी और इसमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता भी नहीं ली जाती है। ये सभी स्वतंत्र होती हैं। क्या होती हैं? स्वतंत्र होती हैं। सामान्यतः इनके उच्चारण में कंठ और तालु का प्रयोग होता है सामान्यतः, किंतु 2 ऐसे स्वर हैं जिनके उच्चारण में होठ का भी प्रयोग करना पड़ता है, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है। इन दोनों का उच्चारण करते समय होठ का भी प्रयोग करना पड़ेगा आपको। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। यह एक तथ्य है, इसको भी ध्यान रखिए, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है, जिनके इनको निम्नलिखित 3 वर्गों में हम विभाजित करते हैं। जैसे ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर में अ, ई, उ, री, ये 4 आते हैं। दीर्घ स्वर में आ, ई, उ आता है, और संयुक्त स्वर में ए, ओ और औ आते हैं। कुछ लोग का मतलब कि कुछ विद्वान जो भाषा के जानकार हैं, वो लोग ली जो यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे मैंने जो लिखा है
इसको री को भी मूल स्वर में गिनते हैं, किंतु हिंदी में इनका प्रयोग बहुत ही अल्प मात्रा में, बिल्कुल नहीं होता है। इनका हिंदी में प्रयोग नहीं होता है। अब आगे देखते हैं, मात्राओं के भी 3 वर्ग। मात्रा जो होती है, जैसे हम लोग ऐसे इसको लिखते हैं, जैसे अ हो गया, फिर आ हो गया, फिर ई होता है ऐसे हैं, फिर उसके बाद एक ई ऐसे होता है, फिर ऊ होता है, फिर बड़ा होता है, फिर ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, ऐसे ऐ होता है। फिर इसको आप मिटा सकते हैं, इसको आप यहाँ से हटा दीजिए। फिर जैसे ओ होता है, फिर अ होता है, हैं। इनको हम मात्रा कहते हैं, तो इनको इतने वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त। प्लुप्त में ह्रस्व स्वर में अ, ई, उ, री इन आते हैं, और इन्हें हम एक मात्रिक स्वर कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? एक मात्रिक स्वर। इनको एक मात्रिक स्वर कहा जाता है। इनको हम एक मात्रिक स्वर कहते हैं। उसके बाद एक मात्रिक स्वर का मतलब कि जिनकी उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होती, और ये इन्हीं को हम मूल स्वर कहते हैं। बाकी अन्य स्वर जो हैं इन्हीं स्वरों से मिल करके बनते हैं। जैसे आगे हम इसको देखेंगे। जैसे दीर्घ स्वर देखिए, दीर्घ स्वर में जितने भी हैं वो इसी मूल स्वरों से मिलकर बनते हैं। जैसे आ हो गया, आ, तो अ प्लस अ से आ हो गया। फिर ई जो है ई से हो गया। ऊ जो है ऊ से बना। फिर ए और ई से बना। ए जो है और ए से बना। ओ जो है आपका अ और ऊ से बना। अ और ऊ से बना यहाँ पर, ठीक है। औ और अ ऊ से बना, तो इन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। इनके उच्चारणों में 2 मात्राओं का समय लगता है। समय के आधार पर ये थोड़ा तकनीकी बात है कि मतलब जब आप इसका उच्चारण करेंगे, तो जैसे जितना अ का जो है पहले ह्रस्व स्वर को उच्चारण करने में जितना समय लगता है, उसके दुगुना समय इसमें लगेगा। इसके कहने का मतलब केवल इतना ही है। प्लुप्त इस स्वर के उच्चारण में मूल स्वर से 3 गुना समय। मूल स्वर का मतलब जो ह्रस्व स्वर मैंने बताया, अ, उ, ये जो बताया ऊपर 4, उनके उच्चारण में जितना समय लगता है उसके 3 गुना जो है प्लुप्त में लगता है। ये भी एक मात्रा होती है, और इसका प्रयोग हिंदी में सामान्यतः नहीं होता है। यह वैदिक संस्कृत में या वैदिक साहित्य में इसका प्रयोग होता था, लेकिन अब नहीं होता है। और इसका जो संकेत होता है, ये 3 अक्षर, जो हिंदी में 3 लिखा जाता है, 3 उसी अक्षर के जैसा होता है। जैसे देखिए ओम, ओम लिखा है, ओम ऐसे लिखा जाता था। तो इसका प्रयोग सामान्यतः अब हिंदी में होता नहीं। अब आगे देखते हैं। अब स्वर जैसे अनुनासिक, निरनुनासिक, अनुस्वार और विषय, ये हम लोग जब आप पढ़ेंगे तो इसको देखेंगे कि इनका प्रयोग हिंदी में होता है। जैसे अनुनासिक, अनुनासिक का ऐसे ऊपर बना करके ऊपर एक बिंदु लगा दी जाती है, तो इसको अनुनासिक, जिसको हम सामान्यतः बोलचाल की भाषा में चंद्र बिंदु कहते हैं, तो इसको अनुनासिक, व्याकरण की भाषा में अनुनासिक कहा जाता है। ये इनकी परिभाषा देख लीजिए। ऐसे स्वरों का उच्चारण जो नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता रहती है, जैसे गांव, दांत, सांचा, सांचा, ऐसे, तो इन्हें हम अनुनासिक। अनुस्वार, अनुस्वार में केवल एक बिंदु लगाई जाती है, एक बिंदु लगाई जाती है। यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है, जैसे अंगूर, अंगर, कंकड़। तो आप ऐसे करेंगे तो ऊपर टच होता है ऊपर, और आँख से आवाज़ ऐसा महसूस होगा। निर्नुनासिक, केवल मुंह से बोले जाने वाले स्वरों वर्णों को निर्नुनासिक कहते हैं।
विसर्ग, विसर्ग जो है ऐसे, इसका कोई प्रतीक चिन्ह है नहीं निर्नुनासिक का। और विसर्ग देखते हैं, विसर्ग में ऐसे डबल बिंदु लगाया जाता है और इससे से सामान्यतः ह की ध्वनि निकलती है। इसका उच्चारण जो है ह की तरह होता है विसर्ग का। हिंदी के व्यंजन, अब हिंदी के व्यंजन में आते हैं हम। ए स्वर हो गया व्यंजन। व्यंजन वे हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। जिनका उच्चारण क्या होता है? स्वरों की सहायता से होता है। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ की ध्वनि छिपी रहती है। अ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं। जैसे क है तो क आप पढ़ेंगे तो क में लास्ट में आपको अ ध्वनि महसूस होगी। ख तो ख में अ आ रहा है, तो इसको जब अलग करेंगे आप तो ऐसे होगा। क में हलंत लगा दीजिए। किसी भी व्यंजन में जब आप हलंत लगाते हैं तो उससे स्वर हट जाता है। इसको हम लोग आधा बोलते हैं, जैसे आधा क आधा ख ऐसे बोलते हैं। लेकिन इसका व्याकरण की भाषा में अर्थ यह हुआ कि उस व्यंजन से, उस व्यंजन के वर्ण से स्वर की मात्रा अलग हो जाती है, हट जाती है। जैसे यहाँ मैंने लिखा है अलग, तो एक क हो गया। तो इसमें ऑलरेडी जो है व्यंजन में, व्यंजन ध्वनि में या उसके उच्चारण में स्वरों का प्रयोग होता है। इसमें एक परिभाषा के रूप में यह बात कही जाती है कि जब इसका हम उच्चारण करेंगे क सट रहा है, तुरंत वायु नहीं आ रही है, तो होता क्या है कि जब आप व्यंजन का उच्चारण करेंगे तो इसमें बाधा आएगी मुख में। वायु जब बोलते समय जब आप बोलेंगे तो मुख से वायु आएगी, तो उस वायु में बाधा आती है व्यंजनों का उच्चारण करते समय। सामान्यतः इसका अर्थ यही हुआ। और स्वर स्वतंत्र व्यंजन वर्ण स्वर पर आश्रित होते हैं। व्यंजन जो है स्वर पे आश्रित होते हैं। व्यंजन जो है स्वर पे आश्रित होते हैं। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33। यह भी एक तथ्य है, इसको ध्यान रखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 है। अब इनको हम कितने वर्गों में, अब इसका डिटेल मैं बता रहा हूँ। थोड़ा शार्ट में मैं शुरू में आप लोगों को बता दिया था, अब इसे अलग अलग करके बताते हैं। तो हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 है। इसको 3 श्रेणियों में बांट करके हम इसका अध्ययन करते हैं। जैसे पहले स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जो है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ के स्पर्श से बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन करते हैं। ये सब मुख का भाग है। कंठ नीचे होगा। पहले आप जीभ यहाँ लगाएंगे, दांत से जस्ट ऊपर लगाएंगे, वो एक दूसरी चीज़ है। उसके ऊपर जाएंगे वो तालु होगा, उसके नीचे दंत होगा, उसके नीचे मूर्धा होगा। ठीक है, ओष्ठ तो जान ही रहे हैं, ओष्ठ, इनसे सब ये वर्ण को बोले जाते हैं। तो ये जब इनका स्पर्श होता है तो इनसे, तो स्पर्श करने से ही इनकी ध्वनि हमें निकलती है। इनके 5 वर्ग हैं। अब इसको बहुत ध्यान से, यहाँ से क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, पूछे जाते हैं। पहले 5 वर्ग स्पर्श व्यंजन के, ये जो क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक है, इन सभी को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इन सभी को क वर्ग से लेकर के यहाँ तक हम इन सभी व्यंजनों को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन जो कंठ, तालु, स्पर्श व्यंजन का मतलब क्या होता है? तो स्पर्श व्यंजन का मतलब कि कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, इनका आपस में स्पर्श होने से जो ध्वनि आती है। अब यही एक और बात समझ लीजिए कि इनसे संबंधित एक और सवाल, तो क वर्ग में जितने अक्षर आते हैं, अब हम देखते हैं कंठस्थ व्यंजन जो कंठ से बोले जाते हैं, वो कौन कौन से आते हैं? तो कंठस्थ व्यंजन में मेरे मित्रों, क वर्ग के जितने 5 अक्षर हैं वो पूरा का पूरा आ जाएंगे, और उसके अलावा अ, आ, ह, ये और विसर्ग जो लगता है, ऐसे बताया हूँ मैं, ऐसे 2, ये विसर्ग जो है ये कंठस्थ
व्यंजन में आते हैं। तालव्य, तालव्य का मतलब जो तालव्य, तालु से जो बोले जाते हैं व्यंजन, उसका मतलब। तो इसके अंतर्गत च वर्ग के पूरे 5 अक्षर, 5 वर्ण, और ई, छोटी, बड़ी एवं य और श, ये पूरे तालव्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ये पूरे तालव्य व्यंजन के अंदर आते हैं सब हैं। अब आगे देखते हैं मूर्धन्य। मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत ट वर्ग के जितने पांचों वर्ण हैं, जितने पांचों वर्ण हैं, ट, ठ, ड, ढ, इया, ट, ठ, ड, अड़ा, ये सब जो है मूर्धन्य व्यंजन के अंदर आते हैं। ट वर्ग के पूरा, री, र और ये श, ये पूरा जो है मूर्धन्य व्यंजन के अंतर आते हैं। दंत व्यंजन के अंतर्गत, दंत व्यंजन के अंतर्गत आते हैं त वर्ग के पूरे 5 प्लस ल और सा, ये आते हैं। ओष्ठ, ओष्ठ व्यंजन के अंतर्गत प वर्ग के पूरे 5 और उ, ये सब आते हैं ओष्ठ व्यंजन के अंदर। अब इसको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, यहाँ से क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण तालव्य व्यंजन कहलाता है, उसमें से मान लीजिए एक कोई दे दीजिए। जैसे मान लीजिए कि झ दे दिया, फिर क, ख दे दिया, फिर न दे दिया, पूछेगा कौन, तो एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब आते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत मित्रों ये 4 आते हैं अंतस्थ व्यंजन, या, रा, ला, वा, ये पूरा जो है अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत। उष्ण व्यंजन के अंतर्गत ये 4 आते हैं, श, श, स, ह, ये सब उष्ण व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अब इतना ये व्यंजन से संबंधित ये बातें हो गई। अब हम आते हैं अलग। अब व्यंजन इस व्याकरण में कुछ और ध्वनियाँ होती हैं जिनको अलग व्यंजन, जैसे अल्प प्राण, महाप्राण, इसमें कौन कौन सी ध्वनियाँ आती हैं ये। उसके बाद अब हम देखेंगे घोष एवं अघोष। घोष एवं अघोष ध्वनियों के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं। तो पहले मैंने बताया आपसे कि ये मूल है, इसको याद रखेंगे इस वाले को, तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ये पूरा जो है वर्ग जो है इसी के आधार पर आगे डिसाइड किया गया है, तो इसको याद रखना जरूरी है। उसमें याद करने की क्या आवश्यकता है, क, ख, ग सभी को याद होंगे। कक्षा हम लोग UKG LKG में पढ़ते थे प्रारंभ में, और क से आगे 5 अक्षर तक ध्यान रखिएगा, पढ़ लीजिएगा। फिर 5 के बाद फिर अगला जो शुरू होगा वो वाला वर्ग हो जाएगा। जैसे 5 के बाद च आता है, च वर्ग हो गया। फिर ट के फिर यहाँ के बाद ट वर्ग हो गया। तो ये याद रहेंगे तो ये नीचे के चारों बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे, बहुत याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा लिखने में टाइम लगेगा। अब हम देखते हैं अल्प प्राण। अल्प प्राण किसे कहते हैं, तो ये जो ध्वनियाँ होती हैं इनको भी, ध्वनियों का क्या विभाजन ये श्वास से ही संबंधित है। अब इसमें जैसे लिखा है परिभाषा में कि जिनके उच्चारण में श्वास पूर्व से अल्प मात्रा में निकले पहले से, जैसे सामान्य बोलते हैं, सामान्य बोलचाल जो हमारी है उसमें जो श्वास निकल रही है, और जब हम इन वर्णों को बोलते हैं तब जो वायु निकलती है, तो पहले सामान्य की तुलना में पहले कम मात्रा में निकलना शुरू हो, और जिनमें हकार जैसी ध्वनि नहीं होनी चाहिए उन्हें हम अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। अल्प प्राण में कौन सी व्यंजन होता है, ध्यान रखिए। प्रत्येक वर्ग का जो मैंने पहले ऊपर बताया, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, ये सब जो बताया, तो उनमें से पहला, तीसरा और पांचवा, तो मान लीजिए प्रत्येक वर्ग का, जैसे अब यहाँ आपको दिखा, जैसे क वर्ग है तो इसका पहला, तीसरा और पांचवा, क, ग, अंग, ये आ जाएगा इसमें। उसी तरह से च वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, उसी तरह से ट वर्ग का तीसरा, पहला, तीसरा, पांचवा, ऐसे सभी वर्ग का। तो ये ध्वनि इसमें सम्मिलित होंगी कि इसमें अल्प प्राण में प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ग, और इसके साथ साथ और अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन हम लोगों ने देखा, अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल, व, अंत्यस्थ व्यंजन, ये सब मिल करके
इन सभी ध्वनियों को हम अल्प प्राण ध्वनियाँ कहते हैं। अब महाप्राण ध्वनियाँ देख लीजिए। अब इसकी परिभाषा है, बहुत ध्यान दें, बस इसकी हल्का सा बस जान लीजिए, कोई परिभाषा नहीं पूछता है और पूछेगा भी तो देख लीजिएगा। इनके उच्चारण में हकार जैसी ध्वनि विशेष रूप से रहती है, हकार जैसी ध्वनि, और श्वास अधिक मात्रा में, यानी सामान्य से अधिक मात्रा में श्वास निकलती है। अब इसमें भी महत्वपूर्ण बात देखिए। अब उसमें मैंने बताया पहला, तीसरा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, तो ये जो पांचों वर्ग हैं उनमें से प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण और ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन स, ये सभी वर्ण जो है महाप्राण में आते हैं। अब घोष और अघोष दे समझ लीजिए क्या चीज़ है घोष और अघोष। नाद की दृष्टि से जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ झंकृत होती हैं उन्हें घोष, तथा जिनमें ऐसी झंकृति नहीं होती है वे अघोष। अब इसका अर्थ यह होता है कि जब कोई बोलते हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ा कंपन सा महसूस होता है, उससे मतलब है इसका। अब अघोष में फिर वही बात आ गई, अघोष में जो 5 वर्ग मैंने बताया उसी के संदर्भ में बात कर रहा है। तो उसमें अघोष में क्या होता है कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण तथा स स स ये तीनों जो है जिन जो ध्वनियाँ हैं इनको हम अघोष कहते हैं। जैसे जिसको यहाँ पर मैंने नोट कर दिया है, लिख दिया है, इसको आप याद कर सकते हैं, इसको आप याद कर सकते हैं। जैसे ये यहाँ पे है सर, यहाँ पे सर है अघोष के अंतर, ठीक। अब आते हैं घोष। घोष के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा वही 3 से लेकर के, क्योंकि 1 और 2 तक तो हम इसमें सम्मिलित कर लिए पहला और दूसरे को। अब जो बचा शेष 3 प्रत्येक वर्ग में, तीसरा, चौथा, पांचवा, और सारे स्वर जो 11 स्वर हैं वो, और य, र, ल, व और ह, ये सब मिल करके घोष ध्वनि या घोष वर्ण कहलाते हैं घोष के अंतर्गत, ठीक है। ओके, अब आगे चलते हैं। हिंदी में जो है कुछ नए वर्ण शामिल किए गए, जो वर्ण पहले से थे उसके अलावा हिंदी में 5 नए वर्ण सम्मिलित हुए, जैसे छ, त्र, ज्ञ, अंग, ढ, ये सब नए जोड़े गए हैं। इनमें से 3 को, जैसे छ को, त्र को, ज्ञ को हम ये स्वतंत्र नहीं है, इनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब देखते हैं कि ये तीनों बनते किससे हैं। जैसे छ हो गया, छ छत्री वाला छ, ये जो है क और श, ताला विषम, क और श ये दोनों के मिलने से छ बनता है। और त्र जो है त और र से मिलकर के त्र बनता है। ज्ञा, ज और य से मिलकर के ज्ञा बनता है। अब हम आते हैं एक महत्वपूर्ण चीज, पंचमा अक्षर। पंचमा अक्षर मित्रों मैं बता दूं, प्रत्येक वर्ग का जो मैंने आपको यहाँ बताया प्रत्येक वर्ग का अंतिम अक्षर, अंग, इया, ड, न, म, ये सब, इनको हम पंचमा अक्षर कहते हैं। इनको हम पंचमा अक्षर कहते हैं, पंचमा अक्षर। अब क्या है, अब इसमें समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात है कि परीक्षा में पंचमा अक्षर अगर पूछ देगा कि कौन पंचमा अक्षर होते हैं, तो ध्यान रखिएगा ड़, ज, ड़, न, ए है म, 5, माने प्रत्येक वर्ग का अंतिम जो अक्षर होता है उसको हम पंचमा अक्षर बोलते हैं। एक ज्ञान के लिए, जानकारी के लिए बता दूं कि संस्कृत में इसका प्रयोग डायरेक्टली होता था, डायरेक्ट ड़ हो जाएगा, इया ना, कोई शब्द लिख, और सामान्यतः हम कोई बात लिखते हैं। जैसे यहाँ देखिए मैंने एक अंतिम शब्द लिखा है, अंतिम, ठीक, अंतिम। तो अंतिम शब्द में जो है, अब जैसे यहाँ पे बिंदु मैंने दिया तो इसको हम बोले अनुस्वार कहते हैं। अब ये अनुस्वार है, तो अनुस्वार को कहीं म पढ़ लिया जाता है, कहीं न पढ़ लिया जाता है, कहीं ड़ पढ़ लिया जाता है, कहीं हैं। तो ये कैसे होता है? ये कहीं है तो अनुस्वार, कुछ भी पढ़ लेते हैं। तो उसका नियम होता है कि इसी पंचमाक्षर, यानी कि जिस शब्द में अनुस्वार लगा है उसका देखते हैं कि अंतिम वर्ण किस
वर्ग का है। ठीक है, किस वर्ग का है, तो अंतिम म अब हम देखते हैं किस वर्ग का है। तो उसके अनुसार से उसके पंचमा अक्षर वाला एक चीज इसमें पढ़ा जाता है। हिंदी में सभी पंचमाक्षरों के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होता है, मतलब इन सभी के स्थानों पे अनुस्वार मनवई बिंदु लगा करके प्रयोग किया जाता है। इस तरह से आज एक वीडियो कंप्लीट हुई। इसके बाद हम लोग अब अगले वीडियो में मिलेंगे आप लोगों से। नमस्कार।